जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम यूरिआर्कियोटा। ठीक है, हम डोमेन आर्किया डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जो फाइलम है यूरिआर्कियोटा उसको आज डिस्कस करेंगे। इसका एक पहला ग्रुप है, इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो पहला जो इसके अंदर ग्रुप है वो है द मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो हैं दे आर स्ट्रिक्ट एनएरोब्स। स्ट्रिक्ट एनएरोब से मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो नहीं करेंगे। दैट obtain एनर्जी बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस फॉर्मेट मिथानोल एसीटेट एंड अदर कंपाउंड्स टू आइदर मीथेन और मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहे हैं कि ये इन कंपाउंड्स को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, या तो सिर्फ मीथेन में या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कन्वर्ट करते हैं, और उससे जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। मिथेनोजेंस जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक व्हेन ग्रोइंग ऑन H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ग्रो करें तो ये ऑटोट्रॉफिक हैं, उनसे ये खुद एनर्जी हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आर्किया। ठीक है, जो डोमेन आर्किया है उसका जो सबसे डोमिनेंट और लार्जेस्ट ग्रुप है वो मिथेनोजेंस है। कह रहे कि जो मिथेनोजेंस हैं इनके 5 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियल्स, मिथेनोकोकेल्स, मिथेनोमाइक्रोबियल्स और मिथेनोसार्सिनेल्स, और 5वां है मिथेनोपाइरेल्स। तो ये 5 ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है इस फाइलम को। एंड 126 जेनरा, और इस फाइलम के 26 जेनरा हैं which differ greatly in overall shape, 16S ribosomal RNA sequence, cell wall chemistry and structure, membrane, lipids and other features। तो मतलब ये जो 5 ऑर्डर हैं और आगे से इनके 26 जेनरा हैं, तो ये सारे आपस में एक दूसरे से इनमें फ़र्क है। ठीक है, उनकी ओवरऑल शेप के हवाले से, 16S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस के हवाले से, सेल वॉल और मेम्ब्रेन, लिपिड्स वगैरह, मतलब इनके अंदर डिफरेंट फीचर्स के लिहाज से इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मिथेनोजेंस कंस्ट्रक्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स। ठीक है, जो मिथेनोजेंस हैं ये 3 तरह की सेल वॉल्स बनाते हैं। सेवरल जेनरा हैव वॉल्स विद सूडो म्यूरिन्स एज मैंशनड अर्लियर। कह रहा है कि जो कुछ जो इसकी जो जेनरा हैं, ठीक है, वो सूडोम्यूरिन एज ए सेल वॉल, मतलब उनकी जो सेल वॉल है वो सूडोम्यूरिन से बनी होती है। अदर वॉल्स कंटेन आइदर प्रोटीन्स और हेट्रोपोलिसैकेराइड्स, और कुछ की जो सेल वॉल्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन से या हेट्रोपोलिसैकेराइड, मतलब जो पोलिसैकेराइड मीन कार्बोहाइड्रेट्स, हेट्रो मीन वो डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कह रहे कि वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल मिथेनोजेनिक ग्रुप इज द क्लास मिथेनोपायरी। ठीक है, अब वो किस तरह अनयूजुअल है? इट हैज़ 1 ऑर्डर दैट इज मिथेनोपाइरेल्स, 1 फैमिली एंड ए सिंगल जीनस मिथेनोपाइरस, एक इसमें जीनस है। कह रहे कि दिस एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक रॉड शेप्ड मिथेनोजेंस हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ए मेरीन हाइड्रोथर्मल वेंट। ये जो हैं थर्मोफिलिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं, रॉड शेप्ड हैं, और ये आमतौर पे समुंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है, जो पानी समुंदर के जो नीचे जो गर्म पानी है, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये आमतौर पे ये वहाँ से आइसोलेट किए जाते हैं। इसकी एक स्पीशीज़ है मिथेनोपाइरस कैंडलैरी, हैज़ ए टेम्परेचर मिनिमम ऑफ 84 डिग्री and an optimum of 98 डिग्री। इट विल ग्रो अप टू 110 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका जो रेंज है टेम्परेचर की वो 84 टू 110 डिग्री है, लेकिन ऑप्टिमम जो ग्रोथ है 98, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये ग्रो करता है। कह रहे कि परहैप्स मिथेनोजेनिक आर्किया वर अमंग द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि जो मिथेनोजेंस हैं, ये ख्याल है कि आर्किया में से जो मिथेनोजेंस हैं, ये जो शुरुआत में जो जानदार थे, ठीक है, जब लाइफ स्टार्ट हुई तो उस
दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। दे सर्टनली सीम वेल अडॉप्टेड टू लिविंग अंडर कंडीशंस सिमिलर टू दोज प्रिज्यूम टू हैव एग्जिस्टेड ऑन ए यंग अर्थ। ठीक है, जब मतलब दुनिया बनी थी, अर्थ मार्ज वजूद में आई थी, उस वक्त जो कंडीशंस थी, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिहाज से ये वेल अडॉप्टेड हैं। ठीक है, इनमें आज भी ये तकरीबन उसी इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं जो दुनिया के आगाज़ में इन्वायरमेंटल कंडीशन थी। ऑक्सीजन मतलब ना हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, ठीक है ना, तो ऐसी जगहों पे ये रहना पसंद करते हैं। ये इनके कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है वो रॉड शेप्ड हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े लंबाई के रुख पे हैं, तो रॉड शेप ज़्यादातर इनकी जो मेंबर्स हैं वो रॉड शेप होते हैं। Some methanogens can live autotrophically by forming acetyl coenzyme A from two molecules of carbon dioxide and then converting the acetyl coenzyme A to pyruvate and other products। ठीक है, कह रहे कुछ जो मिथेनोजेंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकते हैं और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए को पायरोवेट या किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। Methanogens thrive in anaerobic environments rich in organic matter। ये जो मिथेनोजेंस हैं ये एनएरोबिक कंडीशन को पसंद करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा हो, जैसा कि द ह्यूमन एंड इंटेस्टाइनल सिस्टम ऑफ एनिमल्स, फ्रेश वाटर एंड मेरीन सेडिमेंट्स, स्वैम्स एंड मार्शेस, हॉट स्प्रिंग्स, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स एंड इवन विद इन एनएरोबिक प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जहाँ पे एनएरोबिक एनवायरनमेंट हो और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो तो ये वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स की इंटेस्टाइन और ह्यूमन, ठीक है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे। फिर इसी तरह सेडिमेंट्स में, ठीक है, वहाँ पर भी ज़्यादा ऑक्सीजन सेडिमेंट के नीचे नहीं जा सकती। फिर इसी तरह स्वैम्स एंड मार्शेस जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पे, गर्म पानी के चश्मे, ठीक है, स्लज, ठीक है, वहाँ पे, और एनएरोबिक प्रोटोजोआ के अंदर भी इवन। तो ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीजन एक तो ना हो, एनएरोबिक एनवायरनमेंट हो और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा हो। मिथेनोजेंस ऑफन आर ऑफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। द रेट ऑफ मीथेन प्रोडक्शन कैन बी सो ग्रेट that bubbles of methane will sometimes rise to the surface of a lake or pond। अगर इनकी जो तादाद है बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी वाटर बॉडी में, तो ज़्यादा इन्होंने मीथेन प्रोड्यूस करनी है। तो बाद का मीथेन इतनी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं कि उसके बबल्स जो हैं वो उस पानी की सरफेस से उठते हुए नज़र आ रहे होते हैं। रोमन मिथेनोजेंस आर सो एक्टिव दैट ए काउ कैन बेल्च 200 to 400 लीटर्स ऑफ मीथेन ए डे। ठीक है, बाज़ औक़ात जो ये बफलो या काऊ हैं इनके रोमन में इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है और इतनी एक्टिव हो जाते हैं, अगर कंडीशन इनको जो है वो ऑप्टिमम अवेलेबल हों, कि एक काऊ जो है दिन में, ठीक है, 200 से 400 लीटर मीथेन जो है वो अपने मुंह से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, कह रहे मिथेनोजेनिक आर्किया आर पोटेंशियली ए ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस सिंस मीथेन इज ए क्लीन बर्निंग फ्यूल एंड एन एक्सीलेंट एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मिथेनोजेनिक जो आर्किया हैं इनको हम इंडस्ट्रियली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे मीथेन हासिल की जा सकती है और मीथेन जो है वो बर्निंग फ्यूल के तौर पे और एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो सकती है। For many years, sewage treatment plants have been using the methane they produce as a source of energy for heat and electricity। तो कहना कि मतलब कई जगहों पे जो वहाँ पे सीवेज को ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाए गए हैं, तो उन ट्रीटमेंट प्लांट को जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो प्रोवाइड की जाती है वो हासिल करते हैं इसी मीथेन से। एनएरोबिक डाइजेस्टर माइक्रोब्स विल डिग्रेड particulate waste such as sewage sludge to hydrogen gas and carbon dioxide and acetate।
ठीक है। कुछ जो इनके मेंबर्स हैं वो जो सीवेज है, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेड करते हैं और उसे हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटेट को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग मिथेनोजेंस फॉर्म CH4 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जो है वो मीथेन बनाते हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन गैस से। वाइल एसिटिक लैस्टिक मिथेनोजेंस क्लीव एसीटेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। तो जो दूसरे हैं वो एसीटेट को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को रिलीज करवाते हैं। कह अबाउट 2/3 ऑफ द मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय एन एनारोबिक डाइजेस्टर कम्स फ्रॉम एसीटेट, ठीक है। तो जितनी भी ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उसका 2/3 जो पार्ट है वो एसीटेट से ये बनवाते हैं। कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन यील्ड अप टू 600 लीटर्स ऑफ मीथेन, ठीक है। अगर 1 kg ऑर्गेनिक मैटर हो उसे 600 लीटर मीथेन जो है वो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट फ्यूचर रिसर्च विल ग्रेटली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मीथेन प्रोडक्शन एंड मेक मिथेनोजेनेसिस एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन फ्री एनर्जी। तो कह रहे हैं कि इसमें मज़ीद रिसर्च से जो है वो पोल्यूशन फ्री एनर्जी इन जो मिथेनोजेंस हैं इनके ज़रिए प्रोड्यूस की जा सकती है। मिथेनोजेनेसिस आल्सो कैन बी एन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, वो क्या कि मीथेन अब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन एंड दस इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो जो मीथेन है ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पे भी काम करती है, क्योंकि ये जो हवा है, फ़ज़ा है, उसके ऊपर एक लेयर की शक्ल में जमा हो जाती है और इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है। There is evidence that atmospheric methane concentrations have been rising over the last 200 years। तो कह रहे कि 200 साल, पिछले 200 साल से जो हवा में मीथेन का जो लेवल है उसमें इजाफा हो रहा है। मीथेन प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंटली प्रमोट फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग। तो जितनी अगर मीथेन बढ़ेगी इसकी तादाद में, मिकदार में इजाफा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इजाफा होगा। मिथेनोजेंस ग्रोइंग अराउंड बरीड और सबमर्ज्ड आयरन पाइप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू आयरन कोरोजन, ठीक है। जो मिथेनोजेन जो हैं जो ज़मीन के नीचे बरीड या सबमर्ज्ड या पानी की सतह के नीचे कोई भी जो आयरन की पाइप्स हैं, ठीक है, पाइप्स वगैरह जो बिछी होती हैं, तो उनमें जो मिथेनोजेंस हैं वो आयरन कोरोजन जंग का सबब बनते हैं। अगला ग्रुप है इनका द हेलोबैक्टीरिया। द एक्सट्रीम हेलोफाइल्स और हेलोबैक्टीरिया, इनकी जो क्लास है क्लास हेलोबैक्टीरिया, ठीक है। दे आर अनदर मेजर ग्रुप ऑफ आर्किया करंटली विद 15 जेनरा इन वन फैमिली द हेलोबैक्टीरिएसी, ठीक है। एक फैमिली है हेलोबैक्टीरिएसी, ठीक है, उसमें 15 जेनरा हैं। दे आर एरोबिक कीमोहेटरोट्रॉफ्स with respiratory metabolism and require complex nutrients, usually proteins and amino acids for growth, ठीक है। कह रहा है कि दे आर एरोबिक कीमोहेटरोट्रॉफ हैं, ठीक है। एरोबिक एक्सप्रेशन ये कर सकते हैं और केमिकल्स जो हैं उनसे ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। और इनमें जो मेटाबॉलिज्म है वो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इनके अंदर मतलब रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ये यूज़ करने, क्योंकि ये एरोबिक हैं। कह रहे हैं कि इनको न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन या अमीनो एसिड्स हैं। स्पीशीज़ आर आइदर नॉन मोटाइल और मोटाइल बाय लोफोट्राइकस फ्लैजेला, ठीक है। कह रहे हैं कि इनकी जो स्पीशीज़ हैं कुछ नॉन मोटाइल होती हैं और कुछ मोटाइल होती हैं, ठीक है। और जो मोटाइल हैं वो लोफोट्राइकस फ्लैजेला, लोफोट्राइकस होता है कि टफ फ्लैजेला गुच्छा एक साइड पे होता है। द मोस्ट ऑब्वियस डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट ऑफ दिस फैमिली इज इट्स एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनका एक
समझ के आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है वो ये है कि ये जो ग्रुप है हेलोबैक्टीरिया, ठीक है, ये जहाँ पे NaCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये वहाँ पे मतलब ग्रो करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। These prokaryotes require at least 1.5 molar NaCl, ठीक है, and usually have a growth optimum at about 3 to 4 molar NaCl, ठीक है। तो कह रहे कि कम से कम 1.5 मोलर NaCl उस मीडियम में उस जगह पे हो तो ये ग्रो करते हैं, और जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो 3 से 4 मोलर NaCl, जहाँ पे ज़्यादा ये बेहतर ग्रो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि दे विल ग्रो एट साल्ट कंसनट्रेशन अप्रोचिंग सैचुरेशन, ठीक है, अबाउट 36%, मतलब जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो सैचुरेशन के पॉइंट पर पहुँच जाए, मतलब मज़ीद वहाँ पे साल्ट जो है वो डिज़ॉल्व ना हो सके, ये वहाँ पर भी ग्रो कर जाते हैं। हेलोबैक्टीरियम सेल वॉल इज सो डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ NaCl दैट इट डिसइंटीग्रेट्स व्हेन द NaCl कंसनट्रेशन ड्रॉप्स टू अबाउट 1.5 मोलर। तो अगर 1.5 से कम हो जाए कंसनट्रेशन NaCl की तो ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। Thus हेलोबैक्टीरिया ओनली ग्रो इन हाई salinity habitats such as marine saltans and salt lakes such as the Dead Sea between the Israel and Jordan and the Great Salt Lake in Utah, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे जगहों में पाए जाएंगे जहाँ पे ऐसे पानी में, समुंदर में कोई झील है जहाँ पे साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है। तो डेड सी में जहाँ पे बहुत से एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहते भी इसीलिए डेड सी हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। दे आल्सो कैन ग्रो इन फूड प्रोडक्ट्स सच एज साल्टेड फिश एंड कॉज स्पॉइलेज, ठीक है। तो फूड प्रोडक्ट को भी ये ख़राब कर सकते हैं, अगर आपने फ़िश को नमक लगा के रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वहाँ पे बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन ग्रो। हेलोबैक्टीरिया ऑफन हैव रेड टू येलो pigmentation from carotenoid that are probably used as protection against strong sunlight, ठीक है। तो लाइट से प्रोटेक्शन के लिए इनके अंदर रेड से येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये सनलाइट की जो रेडिएशन है उससे इनको बचाते हैं। दे कैन रीच सच हाई पॉपुलेशन लेवल्स दैट salt lakes, saltans and salted fish actually turn red, ठीक है। तब अगर इनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो जाए तो उस एरिया में जहाँ पे पानी में लेक्स वगैरह में ये मौजूद हैं उसका कलर भी मतलब इनकी वजह से चेंज हो जाता है, अगर इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। Probably the best studied member of the family is Halobacterium salinarium, ठीक है, और हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम, ठीक है, दो स्पीशीज़ हैं, दो उनके नाम है एक ही स्पीशीज़ है। दिस प्रोकैरियोट इज़ अनयूजुअल बिकॉज इट कैन ट्रैप लाइट एनर्जी फोटोसिंथेटिकली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंदर एक अनयूजुअल मैकेनिज्म है लाइट को ट्रैप करने का, वो क्या कि ये क्लोरोफिल के बगैर लाइट को ट्रैप कर सकता है। When exposed to low oxygen concentrations, some strains of Halobacterium synthesize a modified cell membrane called the purple membrane, which contains the protein bacteriorhodopsin। कह रहे कि ये जो हैं जब इनको ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन के आगे इनको एक्सपोज किया जाए, ठीक है, थोड़ी कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की, तो जो हेलोबैक्टीरियम है, ठीक है, ये एक मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं बनाते, डिफरेंट, जिसको पर्पल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये जो पर्पल मेम्ब्रेन है इसमें जो प्रोटीन है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ठीक है, ये इस पर्पल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रोटीन होती है, ठीक है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ATP is produced by a unique type of photosynthesis without the participation of बैक्टीरियोक्लोरोफिल और क्लोरोफिल। कह रहा है कि इनके अंदर जो ATP की जो प्रोडक्शन है अगेन वो भी डिफरेंट टाइप की फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। अब डिफरेंस क्या है कि इसमें
बैक्टीरियो क्लोरोफिल या जो नॉर्मल क्लोरोफिल है वो दोनों, बैक्टीरिया का क्लोरोफिल या जो प्लांट्स में भी नॉर्मल क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो इनके अंदर नहीं होता। ये कुछ हेलोबैक्टीरियम की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उनकी शेप्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं 2 स्पीशीज़ की। कह रहा है हेलोबैक्टीरियम एक्चुअली हैज़ 4 rhodopsins each with a different function. As already mentioned, bacteriorhodopsin drives outward proton transport for purposes of ATP synthesis. ठीक है, कि जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है ये क्या करता है कि जो प्रोटॉन्स हैं उनको ये बाहर की तरफ, ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं एटीपी की सिंथेसिस के लिए। एक इसी तरह हेलोरोडोप्सिन है यूजेस लाइट एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयंस इनटू द सेल एंड मेंटेन ए 4 to 5 मोलर इंट्रासेलुलर पोटाशियम क्लोराइड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो लाइट की मदद से ये क्लोराइड आयंस को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, पहले जो हैं ये प्रोटॉन को भी, जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हेलोरोडोप्सिन जो है वो क्लोराइड आयन को। फाइनली देयर आर 2 रोडोप्सिन्स दैट एक्ट एज फोटोरिसेप्टर्स, वन फॉर रेड लाइट एंड वन फॉर ब्लू। और जो बाकी 2 रोडोप्सिन हैं उनमें से एक जो है वो रेड लाइट को कैच करता है, उसका फोटोरिसेप्टर है, और दूसरा ब्लू लाइट को। तो इस तरह ये 4 इनके अंदर रोडोप्सिन्स हैं। दे कंट्रोल फ्लैजेलर एक्टिविटी टू पोजीशन द ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमली इन द वाटर कॉलम। ठीक है, ये जो फ्लैजेला की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिससे अपनी जो जानदार है ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। हेलोबैक्टीरियम मूव्स टू ए लोकेशन ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी बट वन in which ultraviolet light is not sufficiently intense to be lethal। तो कह रहे ये ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी में ये मतलब में रह सकते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उस वो लाइट जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो ना हो, ठीक है, वहाँ पे इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तीसरा ग्रुप है इस फाइलम का the thermoplasms. Prokaryotes in the class Thermoplasmata are thermoacidophiles that lack cell wall। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और एसिडिक मीडियम में रहेंगे और इनमें सेल वॉल नहीं होते। They have 2 genera, Thermoplasma and Picrophilus। तो इनकी 2 जो है जेनरा हैं। They are sufficiently different from one another टू बी प्लेस्ड इन सेपरेट फैमिलीज। अब हैं बाहिर 2 जेनरा, लेकिन दोनों की अलग अलग फैमिली है क्योंकि इनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। तो एक फैमिली है प्लाज्मेटासी और दूसरी है पिक्रोफिलेसी। तो ये 2 फैमिलीज हैं और दोनों की अलग अलग जीनस हैं। थर्मोप्लाज्मा ग्रोज इन रिफ्यूज पाइल्स ऑफ कोल माइंस, जहाँ पे मतलब कोयले के ढेर लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उन पाइल्स बोलते हैं उनके जो ढेर हैं, तो वहाँ पे ये रहते हैं। दीज पाइल्स कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन पाइराइट विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड बाय कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो जो कोयले के ढेर होते हैं वहाँ पे उन कोयले के अंदर आयरन पाइराइट होता है, तो ये उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट द पाइल्स बिकम वेरी हॉट एंड एसिडिक। This is an ideal habitat for Thermoplasma since it grows best at 55 to 59 degree and pH 1 to 2। ठीक है, तो उनके लिए एक बड़ा ये आइडियल कंडीशन बन जाती है जहाँ पे ये रहते हैं। Although it lacks a cell wall, its plasma membrane is strengthened by large quantities of diglycerol tetraethers, lipopolysaccharides and glycoproteins। ठीक है, सेल वॉल नहीं है लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा किया जा सके। क्या इसका जो डीएनए है, डीएनए इज स्टेबलाइज्ड बाय एसोसिएशन विद ए स्पेशल हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स दैट कंडेंसेस द डीएनए इनटू पार्टिकल्स रिजेंबलिंग यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम्स।
तो कह रहे हैं कि मतलब इसके अंदर भी जो डीएनए है उसको पैक किया जाता है हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स में। एट 59 डिग्री thermoplasma takes the form of an irregular filament whereas at lower temperature it is spherical। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे ये इसकी शेप जो है इरेगुलर फिलामेंट होती की तरह होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये स्फेरिकल हो जाते हैं। कह रहे कि कुछ में फ्लैजेला होता है और मोटाइल होते हैं। दूसरी जो जीनस है पिक्रोफिलस इज इवन मोर अनयूजुअल देन थर्मोप्लाज्मा। इट ओरिजिनली वाज आइसोलेटेड फ्रॉम मॉडरेटली हॉट सल्फेटेरिक फील्ड्स इन जापान। तो जापान से इसको आइसोलेट किया गया था। सल्फेटेरिक फील्ड्स वो जो बहुत ज़्यादा गर्म और उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो। Although it lacks a regular cell wall, Picrophilus has an S layer outside its plasma membrane। कह रहे कि इसमें भी सेल वॉल जो है वो नहीं होती, लेकिन इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एस लेयर मेम्ब्रेन जो है उसके बाद प्रोटीन की लेयर होती है। द सेल ग्रोज एज इरेगुलरली शेप्ड कोक्साई अराउंड 1 to 1.5 माइक्रॉन इन डायमीटर एंड हैव लार्ज साइटोप्लाज्मिक कैविटीज दैट आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, तो कह रहे हैं इनमें भी शेप इनकी भी कोक्साई होती है, मतलब गोल होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। पिक्रोफिलस जो है दे आर एरोबिक एंड ग्रोज बिटवीन 47 and 65 डिग्री विद एन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 60 डिग्री। कह रहे कि इनकी जो सबसे जो रिमार्केबल इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है पीएच। दे कैन ग्रो ओनली बिलो pH 3.5। ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक पे ये ग्रो करते हैं। और ऑप्टिमम जो इनकी pH है वो 0.7 है, मतलब एक्सट्रीम एसिडिक। एंड दे कैन ग्रो एक्चुअली अकर्स एट अबाउट pH 0। ठीक है, मतलब ये सिफर मतलब हाई प्योर एसिड में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थर्मोप्लाज्मा की उसकी माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ इसकी शेप को। चौथा ग्रुप है इसका एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक सल्फर मेटाबोलाइजर्स। ठीक है, जो सल्फर को मेटाबोलाइज करते हैं। दिस फिजियोलॉजिकल ग्रुप कंटेन्स द क्लास थर्मोकोक्साई विद वन ऑर्डर थर्मोकोकेल। The thermococcales are strictly anaerobic and can reduce sulfur to sulfide। ठीक है, ये भी एनारोबिक हैं और सल्फर को कन्वर्ट कर सकते हैं सल्फाइड में। They are motile by flagella and have optimum growth temperature around 88 to 100 degree। The order contain one family and two genera, Thermococcus and Pyrococcus में दो जो है जेनरा हैं। पांचवा ग्रुप है सल्फेट रिड्यूसिंग आर्किया। आर्कियल सल्फेट रिड्यूसर्स आर फाउंड इन द क्लास आर्कियोग्लोबी एंड द ऑर्डर आर्कियोग्लोबेल्स। ठीक है, तो इसकी क्लास जो है वो उसका एक ऑर्डर है। दिस ऑर्डर हैज़ ओनली वन फैमिली एंड वन जीनस। आर्कियोग्लोबस इसकी जीनस है। कंटेन्स ग्राम नेगेटिव इरेगुलर कोकाइड सेल्स विद वॉल्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सबयूनिट्स। जो तो ये भी ग्राम नेगेटिव हैं और कोकाइड में इनके तकरीबन गोल होते हैं, मुकम्मल गोल नहीं है। इट कैन एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, लैक्टेट, हाइड्रोजन गैस से ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। एंड रिड्यूस सल्फेट सल्फाइड और थायोसल्फेट टू सल्फाइड। तो ये मतलब उसको फिर रिड्यूस कर देते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स में। एलिमेंटल सल्फर इज़ नॉट यूज एज एन एक्सेप्टेड। अब ये एलिमेंटल सल्फर को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसको किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में ले सकते हैं। आर्कियोग्लोबस इज एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 83 डिग्री एंड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम मेरीन हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, जो समुद्र में जो गर्म पानी होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म इज नॉट ओनली अनयूजुअल इन बीइंग एबल टू रिड्यूस सल्फेट अनलाइक अदर आर्किया, but it also possesses the methanogen coenzyme F420 and methanoprotein। तो कह रहे एक तो ये कि ये सल्फेट को रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी आमतौर पर नहीं कर सकते आर्किया। दूसरी बात यह कि इनके अंदर
मिथेनोजन कोएंजाइम्स F420 एंड मिथेनोप्रोटीन जो है मिथेनोपटेरिन जो है, दीज आर कोएंजाइम्स, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं।